नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंग्लो अबोर वॉर्स के बारे में। अरुणाचल प्रदेश का बहुत शानदार इतिहास रहा है। अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ की कई आदिवासी जनजातियों ने लड़ाई लड़ी और इन्हीं लड़ाइयों का इतिहास आज मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। हाल ही में हुई 26 जनवरी की परेड में अरुणाचल प्रदेश की जो झांकी थी, टैब्लू था, उस पर इसी एंग्लो अबोर वॉर को दर्शाया गया था और वहीं से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना इस पर एक डिटेल लेक्चर बनाया जाए ताकि आप लोगों को हमारे देश के उस हिस्से के बारे में पता चले जहाँ का इतिहास हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ना ही ज़्यादा किताबों में होता है। सो वी विल टॉक अबाउट दी एंग्लो अबोर और एंग्लो आदि वॉर्स टुडे इन दिस लेक्चर। अगर आपको मेरे लेक्चर के अपडेट्स और पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पर बजट और इकोनॉमी सर्वे के ऊपर मैं एक एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूँ जिसका नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे को कल रात को 8 बजे होने वाला है। रविवार सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है। कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं और देश के बेस्ट अभ्यर्थियों के सामने अपनी रैंक पता कर सकते हैं। इस बार के कॉम्बैट में हिस्ट्री क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं, सो डू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस एंड लेट मी नो। अरुणाचल प्रदेश के इतिहास की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले थोड़ा ज्योग्राफी को भी समझ लीजिए। अरुणाचल प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा हिमालय की पर्वत श्रृंखला में आता है और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आप देख रहे हैं उनमें से कई डिस्ट्रिक्ट नदियों के नाम पर हैं। तो आपको इन नदियों का भी एक बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी कई सहायक नदियां यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के एरिया को ड्रेन करती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं लोहित, दिबांग, सुबानसिरी और कामेंग। तो हम यहाँ पर आज जो चर्चा करने वाले हैं वो मेनली दिबांग और सियांग नदियां हैं। तो सियांग जो है यही वो नदी है जिसको हम आगे चल के ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम में। तो इसका नाम इस क्षेत्र में अबोर वाले एरिया में, ट्राइबल एरियाज में से सियांग कहा जाता है। और इससे पहले जब ये चाइना या तिब्बत में फ्लो करती है उस समय इसे यारलुंग सांगबो कहा जाता है। तो ये सियांग और दिबांग नदियां जो है ये दोनों का जो ड्रेनेज बेसिन है ये आप देखेंगे दैट इज द कोर एरिया ऑफ द आदि ट्राइब्स और द अबोर ट्राइब्स, और इस एरिया को हम अबोर हिल्स भी कहते हैं। इन्हीं पहाड़ियों के पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स के भी नाम हुआ करते थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ था या फिर जो पहले आज़ादी के पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी उसमें भी यही नाम से अबोर हिल्स या मिश्मी हिल्स के नाम से टेरिटरी यहाँ पर गवर्नेंस होती थी। और ये एक अलग राज्य नहीं था, इसको एक अलग एजेंसी के रूप में गवर्न किया जाता था। आज़ादी के बाद भी ये एरिया नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के रूप में, नेफा के रूप में था। उसके बाद 72 में से यूनियन टेरिटरी और 87 में एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें दो नदियां दिबांग और सियांग नदियां, ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी एरिया में अबोर हिल्स वाले एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें अबोर ट्राइब कहा जाता है। अब देखिए, उनका खुद का नाम अबोर उन्होंने नहीं रखा है। एक्चुअली जो नज़दीकी असम घाटी का क्षेत्र है, अब देखो ये हैविली पॉपुलेटेड एरिया है। अरुणाचल की तो आबादी बहुत ही कम है, आज भी अरुणाचल प्रदेश की आबादी 12-15 लाख के आसपास है पूरे स्टेट की। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द अबोर हिल्स एरिया, एंटायर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ अ वेरी लेस पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या है कि जो नज़दीकी बड़ी सिविलाइजेशन थी वो असम की ब्रह्मपुत्र वैली में जो पनपती हुई सिविलाइजेशन या किंगडम्स थे वही रहे थे। तो असम की लोकल भाषाओं में इन एरियाज को अबोर हिल्स कहा जाता है, जिसका लिटरली मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर आज़ाद रहने वाले लोग हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो ट्रेडिशनली असम में भी किंगडम्स थे जैसे कि अहोम किंगडम, उनके भी अधीन ये टेरिटरीज नहीं आती थी। सो दे वर इंडिपेंडेंट पीपल, दे वर लिविंग फ्री, इसीलिए इन्हें अबोर या आदि ट्राइब्स या आदि पीपल कहा जाता है। तो इनको कंट्रोल करना और गवर्नेंस के अंदर लाना बहुत ही मुश्किल था। अहोम किंगडम ने भी काफ़ी ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया, और अंग्रेज़ों ने भी ट्राई किया, नहीं हो पाया। अब ये जनजाति जो है इनका अपना मार्शल ट्रेडिशन था, ये लड़ने में काफ़ी परिपक्व थे और कई बार असम के नज़दीकी प्लेन्स एरियाज में आकर ये अटैक भी करते थे और यहाँ पर थोड़ी बहुत लूटपाट भी कभी कभी कर लेते थे। अंग्रेज़ों के समय में जब इस तरह के अटैक्स हुए तो अंग्रेज़ों ने रिटेलिएशन यानी कि वापस बदला लेने की मंशा से और इस एरिया को कंट्रोल करने की मंशा से कई मिलिट्री कैंपेन भेजे, जिनमें से ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सही नाम प्रोनाउंस करूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ गलतियाँ मुझसे हो जाए क्योंकि मैं उस क्षेत्र से नहीं हूँ। तो इट इज़ पॉसिबल दैट आई प्रोनाउंस सम ऑफ द नेम्स इनकरेक्टली, सो आई एम सॉरी इन एडवांस इफ आई एम डूइंग दैट, एंड प्लीज़ फील फ्री टू करेक्ट मी। अगर आपको लगता है कि कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ है तो उसको कमेंट में मुझे सही करके बता दीजिए। अब जहाँ तक बात है आदि और अबोर ट्राइब्स की पॉपुलेशन की आज, तो लगभग 1.5 लाख लोग आज भी आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को एज अबोर और आदि ट्राइब्स अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो ये ट्राइब्स आज भी 1.5 लाख की आबादी है, बहुत बड़ी आबादी नहीं है। कई सारी भाषाएं इनमें बोली जाती हैं और एक कॉमन रिलीजन जो मोर और लेस एक नेचर बेस्ड रिलीजन है वो है दोन्यी पोलो, दैट इज द सन एंड मून रिलीजन जो फॉलो किया जाता है। अगर आप रेशियली इन्हें देखेंगे तो ये तिबेटन रेस के लोग हैं जो अरुणाचल प्रदेश,
इवन इन एरियाज ऑफ लद्दाख, सिक्किम, कई जगह आपको तिब्बतन रेस के लोग भारत में रहते हुए नजर आएंगे। उसका कारण क्या है कि जोग्राफिकली वो एरिया पूरा इंटरकनेक्टेड रहा है। तो यहाँ पर 1828 में जब असम में अंग्रेजों का राज होता है, तब पहली बार अंग्रेज इन ट्राइब्स के कंट्रोल में आते हैं। देखिए 1826 में फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था, उसके खत्म होने के बाद अहोम किंगडम समाप्त हो जाता है और ये पूरी टेरिटरी जो है असम की, आज का जो असम है उसमें खास करके ब्रह्मपुत्र वैली है, वो पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के कंट्रोल में आता है। अब इनके पड़ोसी बन जाते हैं ये आदि और अबोर ट्राइब्स, और इससे अंग्रेजों का पहली बार इनसे कॉन्टैक्ट होता है। अगर आप 19वीं सदी के ब्रिटिश मैप्स को देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी पर कोई कलर नहीं है। नो कलर मीन्स व्हाट? देखिए पिंक कलर टेरिटरी है कि अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल है, येलो प्रोटेक्टेड स्टेट्स, सब्सिडियरी अलायंस वाले प्रिंसली स्टेट्स हैं, और ग्रीन कलर के वो बड़े किंगडम्स हैं जिनके साथ इन्होंने संधि साइन कर ली थी कोई युद्ध के बाद। तो यहां पर कोई कलर आपको नजर नहीं आएगा 19th सेंचुरी में, और उसका कारण यह है कि ये टेरिटरी पर अंग्रेजों का कोई कंट्रोल नहीं था। अब ये जो लैंड है ये ट्रेडिशनली इंडिपेंडेंट रहा था। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जंगल हैं, और हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं वो इसको नेचुरली तिब्बत के साथ एक बैरियर प्रोवाइड करती हैं, और इन जंगलों में बहुत सारी ट्राइब्स रहा करती थी, और इसलिए यहाँ पर कंट्रोल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना अंग्रेजों के लिए भी बहुत मुश्किल था। देयर वाज नो सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ आउटसाइडर्स इन दिस रीजन। तो इस क्षेत्र में ये ट्राइब्स अपने अपने एरिया में रूल करती थी, और बाहर की कोई सेंट्रल अथॉरिटी, चाहे वो अहोम किंगडम हो चाहे कोई भी और किंगडम हो, उसका कंट्रोल यहाँ पर नहीं रहा था। तो आदि ट्राइब्स का जो पावर है वो मेनली दो हिस्सों में विभाजित था। तो देखिए आदि ट्राइब्स के अंदर भी दो बड़े बड़े पावर सेंटर्स थे। तो ये दोनों कहां पर स्थित थे? जो सियांग नदी है इसके दोनों तरफ। तो एक तरफ ये एक पावर सेंटर है जो लेफ्ट बैंक वाला हो गया, नदी का लेफ्ट बैंक है, ठीक है, आप अपनी नजर से लेफ्ट राइट मत देखना, और नदी का जो राइट बैंक है उस तरफ दूसरा पावर सेंटर। तो रफली अगर मैं आपसे कहूं तो ये एक और ये दो बड़े पावर एरियाज या पावर सेंटर है या पावर एक्सिस इन्हें कह लीजिए, जो अंग्रेजों के सामने एक चैलेंज के रूप में उभरे थे। तो अंग्रेजों का टारगेट यही था कि अब ये असम वैली से ऊपर निकल के इस पहाड़ों वाले एरिया पे जो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच एरिया है, बहुत सारे जंगल हैं, जितने चाहो पेड़ काट लो, इस तरह के एरिया को अपने कंट्रोल में लाना है। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा कि एक एक्सपेडिशन भेजा। तो अंग्रेज यही करते थे, अपनी आर्मी कमांडर के साथ एक छोटी टुकड़ी के साथ सेनाओं को पहले भेजते थे देखने के लिए कि वहां पर क्या चल रहा है। तो इसका मकसद ये नहीं है कि बड़ा युद्ध करना है, लेकिन वो अल्टीमेटली सब समझ जाते थे कि हाँ ये अंग्रेजों की छोटी टुकड़ी आई है तो कल को बड़ी सेना भी आएगी। तो 1826 में अंग्रेजों ने अपना यहाँ पर पहला एक्सपेडिशन भेजा कैप्टन बेडफोर्ड के नेतृत्व में, और ये छोटी सी विजिट थी क्योंकि जैसे ही ये आदि टेरिटरीज में एंटर करते हैं तो आदिज ने इनको वहां से भगा दिया। तो ये छोटी इनकी एक्सपेडिशन थी, वापस चली जाती है। इसके बाद अंग्रेजों को समझ में आता है कि अब बड़े मिलिट्री एक्सपेडिशन हमें भेजने पड़ेंगे। तो ये तो एक प्रकार से एक्सप्लोरेटरी पार्टी थी। अब उसके बाद 4 बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपेडिशन अगले 70 सालों में अंग्रेजों के द्वारा भेजे जाते हैं। सबसे पहला था 1858 में। तो 1858 में अंग्रेजों ने अपनी आर्मी यहां पर भेजी और पहला एंग्लो अबोर युद्ध होता है। 4 युद्ध हुए हैं, इनमें पहला होता है 1858 में। ईयर इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसे, और इसे वहां की लोकल भाषा में कहा जाता है बितबोर मिमाक। ये वाली लड़ाई में अंग्रेजों को फिर से पीछे हटना पड़ा। सेकेंड युद्ध होता है 1859 में, सेकेंड एंग्लो अबोर वॉर, इसे कहा जाता है बंगाल मिमाक। तो इसके कई सारे आपको स्मारक आज भी अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरीज में देखने को मिल जाएंगे। अब ब्रिटिश फोर्सेस को यहां से पीछे हटना पड़ा क्योंकि इनके पास बंदूकें थी, मॉडर्न हथियार थे, लेकिन आदि वॉरियर्स टेरेन को जानते थे और इन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए बहुत सारे इनोवेटिव तरीके इस्तेमाल किए। तो ब्रिटिश का पहला पुश सियांग नदी के राइट बैंक वाले पावर सेंटर पर था और यहां से इन्हें पीछे हटना पड़ा। कारण क्या है कि आदि ट्राइब्स ने बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए, अपने टेरेन की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी आर्मी को पीछे भेज दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने 30 साल 35 साल तक कोई एक्सपेडिशन नहीं भेजा। 1894 में इन्होंने फिर से एक बड़ा मिलिट्री एक्सपेडिशन भेजा। तो इसका लक्ष्य क्या था? 1858 और 59 में हुई हार का बदला लेना। तो इसे एक प्यूनिटिव एक्सपेडिशन की तौर पर भेजा गया था कि ये जो ट्राइब्स हैं, जिनको अंग्रेज कहते थे कि ये सिविलाइज्ड नहीं है, इन्हें हम कंट्रोल में लेकर आएंगे, इन्हें पनिश करेंगे 1858 और 59 के लिए। तो इस बार इन्होंने लेफ्ट बैंक वाले पावर एक्सिस पर हमला करने की सोची और जो असम में लोकल इनकी रेजिमेंट्स थी उनके नेतृत्व में, ऑफिसर्स के नेतृत्व में ये एरिया पर एक बड़ा हमला किया गया। तो 1894 वाला जो ये थर्ड एंग्लो अबोर युद्ध है, इसे निजोम मिमाक भी कहा जाता है वहाँ की लोकल हिस्ट्री में। तो इस क्षेत्र में हुए इस बड़े युद्ध को आज भी याद किया जाता है वहाँ के इतिहासकारों के द्वारा। और इसमें जो मेन पावर सेंटर था वो था दमरोह गांव। तो दमरोह गांव जो है, यहाँ से अबोर्स का मेन पावर था, इनका एक तरह से कैपिटल था आप कह सकते हैं। और यहाँ पर रहने वाली जो ट्राइब्स थी, अबोर्स के अंदर भी एक सब ट्राइब है जिसे बोर अबोर कहा जाता है। तो ये बोर अबोर्स का मेन गांव था और यहीं से ये इस एरिया को कंट्रोल करते थे। अंग्रेजों का टारगेट था कि इस एरिया को, इस गांव को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। तो ये गांव पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने असम से आर्मी भेजी
और इसमें कई छोटी बड़ी लड़ाइयां होती है। ये एक बड़ा युद्ध था जिसमें मल्टीपल वॉर्स होते हैं, मल्टीपल बैटल्स होते हैं मल्टीपल लोकेशंस पर। और यहाँ पर अगेन जो ट्राइब्स हैं वो अंग्रेजी आर्मी को पीछे खदेड़ देती हैं। 25 फरवरी 1894 को जो ब्रिटिश एक्सपेडिशनरी फोर्स है उसे एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और ये एक बहुत ही शेमफुल रिट्रीट थी। देखो 19वीं सदी खत्म होने वाली है, अंग्रेजों को भारत में एस्टाब्लिश हुए लगभग 150 साल हो चुके हैं और अभी भी ये आदिवासियों से हार रहे थे, जिनके पास तीर कमान थे, जिनके पास ट्रेडिशनल हथियार थे। दे हैड नो वेपन्स लाइक गन्स और एनीथिंग एल्स, आर्टिलरी नहीं थी, बंदूकें नहीं थी, फिर भी ये अंग्रेजों को हरा रहे थे। कैसे? अपने ट्रेडिशनल तरीकों से और गुरिल्ला वॉरफेयर के परफेक्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। जैसे कि आर्मीज जब आना शुरू होती थी पहाड़ों में, वैलीज में ऊपर, तो ये पहाड़ों से चट्टानों को या पत्थरों को नीचे गिरा देते थे। ठीक है, कई सारे बूवी ट्रैप्स इन्होंने बना दिए, पॉइजन्ड एरोज का इस्तेमाल किया गया, जिससे अगर सैनिक घायल होते हैं तो फिर वो ठीक नहीं होता था। तो इससे डर का माहौल हो गया अंग्रेजी सेना के अंदर और इस तरह से इन्हें रिट्रीट करना पड़ा। तो पूरे मॉडर्न वेपन्स लेकर आए थे 1894 में, फिर भी इस बार ये दमरो गांव को कैप्चर नहीं कर पाए और बोर अबोर ट्राइब्स ने इन्हें पीछे खदेड़ दिया। लेकिन यह भी बात सही है कि इस युद्ध में बोर अबोर्स को भी बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। इनके भी कई बड़े बड़े योद्धा इस युद्ध में मारे जाते हैं। तो प्रोमिनेंट अबोर मार्टर्स जिनको आज भी याद किया जाता है, दे आर केंकी मेगू, जोंगकेंग पेर्तिन एंड कोई लेगो। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते अंग्रेज 3 बार इस हिस्से को अपना कंट्रोल में लाने की कोशिश कर चुके हैं और 3 बार असफल हो चुके हैं। अब 1911-1912 में चौथी बार ये कोशिश करेंगे। तो इस समय होता है आखिरी एंग्लो अबोर युद्ध, दैट इज द 4th एंड द लास्ट एंग्लो अबोर वॉर। तो इस बार और ज्यादा मॉडर्न आर्मी के साथ और बेहतर आर्मी के साथ ये इस रीजन पर हमला करते हैं और हमला फिर से किया गया उस एरिया पे, राइट बैंक पे, जहां पर 58-59 में हमला किया था। इस युद्ध को पोजू मिमाक कहते हैं अरुणाचल की हिस्ट्री में। 1911 और 12 के बीच में 3 महीने तक ये युद्ध चला था और अगेन आदि वॉरियर्स अपनी कन्वेंशनल, अपनी ट्रेडिशनल स्किल्स और हथियारों का इस्तेमाल करते हुए तीर कमान और भालों की मदद से ये अंग्रेजी सेना से डटकर मुकाबला करते हैं। इस बार भी 3 महीने तक इन्होंने आर्मी को रोक लिया और केकार मोनियंग नाम की एक जगह पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। केकार मोनियंग बैटल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ दिस वॉर। फाइनली यहां पर अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं। तो किकार मोनियंग में बड़ी मुश्किल से अंग्रेज यहां पर जीतते हैं क्योंकि अब इनके पास और मॉडर्न हथियार हैं। मतलब 20वीं सेंचुरी आ चुकी है, आप समझ रहे हो। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने वाला है 2-3 साल बाद और वर्ल्ड वॉर 1 में आपको पता ही होगा कि कितने मॉडर्न वेपन्स इस्तेमाल हुए थे। जीत तो गए लेकिन कई ऑफिसर्स इनके मारे जाते हैं और कई सारे ब्रेव अबोर योद्धा भी इस युद्ध में शहीद होते हैं। तो फेमस फ्रीडम फाइटर हैं मतमूर जमो, इनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। और भी कई हीरोज हैं जैसे कि ताजोंग तामोक, लोमलो दरांग, लोतियांग तालो, इन सभी को 4th एंग्लो अबोर वॉर में शहादत के लिए याद किया जाता है। और आप अगर कभी अरुणाचल जाएंगे तो किकार मोनियंग के कई मॉन्यूमेंट्स या कई सारे उस तरह के मेमोरेबलिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से या इस लेक्चर के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अक्सर हम सोचते हैं कि उत्तर पूर्व का भारत की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। बहुत बड़ा योगदान है, हम उसे पढ़ते नहीं हैं या फिर हम उसे ज़्यादा सामने नहीं ला पाते हैं। तो मेरे पाथफाइंडर के वीडियोस के माध्यम से मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं इस तरह के स्टोरीज या इस तरह के इतिहास को आपके सामने लेकर आऊँ। तो अरुणाचल प्रदेश का ये जो इतिहास है इसे अभी कमेमोरेट भी किया जा रहा है 2021 में, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम है उसके तहत यहाँ पर इस युद्ध की जगहों पर, स्मारकों पर कई जगह इस तरह के मतलब बनाए गए हैं स्टोन्स और रखे गए हैं। तो कमेमोरेशन डेफिनेटली अब हो रहा है। इस तरह के और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, सो डू सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल। अगर UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं देश की बेस्ट फैकल्टीज से। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के यहाँ सब्सक्रिप्शन है, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले लो उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ़ यू आर यूजिंग द कोड महिपाल। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं। अभी के लिए इस हफ्ते हमने एक नया ऑफर लॉन्च किया है जिसमें कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर आपको 32% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये 32% डिस्काउंट मिलेगा एंड द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन विच हैज बोथ GS एंड ऑप्शनल कोर्सेज यू विल गेट इट फॉर 63,900 रुपीज़। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे कोर्सेज से संबंधित या फिर कोर्स कैसे अवेल करना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये मैंने स्पेशली एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट करवाया है फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हम आपको यहाँ बता देते हैं। 1-on-1 यहाँ पर आइकॉनिक में आपको मेंटोर मिलेंगे, इनसे आपको बहुत फायदा होगा। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो EMI ऑप्शन पर भी अवेलेबल हैं। EMI की ज़्यादा जानकारी भी आपको हेल्पलाइन नंबर पर मिल जाएगी। हर बुधवार को नए बैचेस बनते हैं, ज्वाइन दीज बैचेस। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, इनका फ़ायदा उठाइए और ऑप्शनल के चैनल्स को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।